हेलो स्टूडेंट्स, आज की रिवीजन वीडियो में हम इंड एस 37 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट असेट। इसके नाम में ही इसका स्कोप छुपा हुआ है। इन तीन चीजों के बारे में मोटा मोटा इसमें डिस्कशन करना है। अब बच्चे को प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चे को प्रॉब्लम ये आती है कि सर प्रोविजन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिंजेंट असेट का क्या मतलब होता है, और सर प्योर लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, वो हमें समझ में नहीं आता। अब ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जो इंडेस है ना, ये एक थ्योरेटिकल इंडेस है, और यहां पर जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इससे लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि आपको प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करने की बात करेगा क्वेश्चन में, तो वो पोर्शन बड़ा आसान होगा। मतलब क्योंकि मूलभूत आधार इस इंडेस का थ्योरेटिकल है, तो इसलिए ये इंडेस थ्योरी वाइज कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन प्रैक्टिकल वाइज मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाइज आपका इजी होगा। ठीक है। अब बच्चे को प्रॉब्लम ये आती है कि सर इन तीनों में डिफरेंस समझ में आता, तो मैं आपको इन तीनों के अंदर डिफरेंस जो है वो समझाऊंगा। आपने डेफिनेशंस तीनों की याद करी हुई है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको नहीं आता। कि क्वेश्चन में अगर आपसे डायरेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई साहब ये ऊपर पूरी कहानी बता दी, अब बताओ प्रोविजन बनेगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनेगी या प्योर लायबिलिटी बनेगी, ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं आपके साथ में इस वीडियो में यही सारी चीजें डिस्कस करूंगा, और हम एक एक चीज को उठा उठा कर पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस भी हम साथ में ट्राई करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस भी हम कर लें। ठीक है जी, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो देखो ओवरव्यू दे रखा है, इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है, हम तो सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ये स्कोप वगैरह दे रखा है कि कहां कहां अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख लेना, मतलब जहां जहां प्रोविजन बनाने की जरूरत पड़ती है जिस जिस पर्टिकुलर मैटर पर, और उस पर्टिकुलर मैटर पर आपका एक रिस्पेक्टिव इंडेस अवेलेबल है, तो वहां पर हम क्या नहीं बनाएंगे, कहा क्या नहीं लगाएंगे, इंडेस 37 नहीं लगाएंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डेफर टैक्स असेट लायबिलिटी बनाते हैं, तो वहां पर इंडेस 12 है ना, तो इंडेस 12 के हिसाब से बनेगा। आप इंडेस 37 को नहीं लगाओगे। ठीक है, प्रोविजन एम्प्लॉइज बेनिफिट वगैरह के लिए आप इंडेस 37 को नहीं लगाओगे, लीजेस में नहीं लगाओगे, इंडेस 115 में नहीं लगाओगे, ये तो आपके कोर्स में ही नहीं है। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन जो होता है उसका भी एक प्रोविजन बनाना पड़ता है इंडेस 103 के हिसाब से, तो वो 103 के हिसाब से बनेगा, यहां पर इंडेस 37 के हिसाब से नहीं बनेगा। ऑल्दो जब मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में इंडेस 103 पढ़ाया था, तो वहां पर आपको मैंने प्रोविजन का मतलब एज पर इंडेस 103 वर्सेस एज पर इंडेस 37 का डिफरेंस बताया था कि वहां पर क्या डिफरेंस होता है। तो वो यहां पर काम का नहीं है, वो इंडेस 103 में हम देखते हैं। यहां पर तो आपको प्रोविजन का जनरल मीनिंग समझना है, इंडेस 37 जनरल प्रोविजंस पर लगता है। ठीक है जी। इसके अलावा ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, ये भी मैं आपके साथ में सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले सर मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूं कि भाई साहब प्योर लाइबिलिटी वर्सेस प्रोविजन वर्सेस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, इनमें क्या डिफरेंस है? अगर आपको इन तीनों की डेफिनेशन और इन तीनों का लाइन बाय साइड डिफरेंस समझ में आ जाए, तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंडेक्स 37 में। ठीक है, आपको भी मेरी बात से ये लग रहा होगा कि हाँ 99% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कि अगर इनमें बिल्कुल जो बारीक लाइन डिफरेंसेस हैं, ठीक है, माइनर लाइन डिफरेंसेस हैं, वो अगर समझ में आ जाए, तो फिर हम डिसीजन ले पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, हम डेफिनेशन को अप्लाई करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ में वही चीज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे प्योर लाइबिलिटी की। एक प्योर लाइबिलिटी जो हम बुक्स में बनाते हैं, जिसको आप बचपन से कहते हो कि साहब ये लाइबिलिटी है हमारी, ये लाइबिलिटी बुक्स में दिख रही है, लाइबिलिटी दिख रही है, लाइबिलिटी दिख रही है, उस लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले मैं आपके साथ में लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो आइए जी, लाइबिलिटी का मीनिंग मैं यहां पर लिखता हूं और फिर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे कहा लाइबिलिटी का मीनिंग अगर आपसे आपको मुझे समझाना हो, तो मैं सिंपल ये कह सकता हूं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, और अमाउंट मेजर्ड, अमाउंट कितना जाना है वो भी पता है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट है, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होगा, और कितना अमाउंट जाना है वो भी पता है। तो हम कहेंगे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी प्योर लाइबिलिटी है। मतलब किसी भी बात में शक नहीं है, किसी भी बात में शक नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइबिलिटी बोलते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, कि हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कोई शक नहीं है, ऑब्लिगेशन है, कोई उस पर डाउट नहीं है,
और इस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, मतलब पैसा जाएगा, ये भी कंफर्म है, पैसा जाने की प्रोबेबिलिटी भी 100% है, ठीक है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 100%, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कोई डाउट नहीं है। और उस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए पैसा भी जाएगा, कोई डाउट नहीं है, जाएगा पैसा, ना जाने का ना नुक्कड़ वाली बात कोई बात नहीं है, ठीक है। कितना जाएगा वो अमाउंट भी बिल्कुल कंफर्म है कि इतना ही पैसा जाएगा, तो वो हमारी क्या है, प्योर लायबिलिटी है। तो प्योर लायबिलिटी सर सबसे ज्यादा हैवी होती है, मतलब जिसमें कोई शक शुबा नहीं होता, कोई डाउट कोई संदेह नहीं है, तो वो प्योर लायबिलिटी है, ठीक है। सर एग्जांपल भी दे दो आप हैंड टू हैंड। मैंने आपसे कहा कि आप मेरे पास में आए, आपने कहा कि सर आप ना हमें अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर दो एफआर की, और पैसा तो अभी हमारे पास ना है नहीं, नेक्स्ट मंथ आप हमसे पैसा ले लेगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, उधार तो चलता ही है, मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी, आपने क्लासेस ले ली मुझसे, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, जब आपने क्लासेस मुझसे ले ली तो क्या आपकी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई कि आपको अब मुझे पैसा देना पड़ेगा? हाँ सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई। क्या उसमें कोई शक है कि देना है नहीं देना, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ऑब्लिगेशन आई है? कोई ऐसा चांस, कोई ऐसा शक शुबा नहीं है, 100% श्योर है भाई, क्लासेस लिए पैसा तो देना पड़ेगा ना, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। बस हमने उधार कर लिया था कि चलो ठीक है बेटा आप मुझे एक महीने के बाद में दे देना, ठीक है। तो आपने बोला कि ठीक है सर कोई बात नहीं, एक महीने के बाद दे देंगे। तो आप मुझे बताओ अब क्या आप कह सकते हो कि हाँ आपकी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गई फ्रॉम पास्ट इवेंट? पास्ट इवेंट होना जरूरी है, और वो पास्ट इवेंट भी कौन सा होना चाहिए? ऑब्लिगेटिंग इवेंट, जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन आए ही आए, अब आप स्टेप बैक नहीं ले सकते, उसको हम कहते हैं ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अब यहां पर हमारे एग्जांपल में पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या था? पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट था कि आपने क्लास ली, क्लास लेते ही, क्लास लेना इज द पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, जिसकी वजह से प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन आ गई। भाई आपने आज मुझसे क्लास ली, अब देखो यहां पर पास्ट और प्रेजेंट ऐसा नहीं है, बहुत डिफरेंस होगा। आपने मुझसे इस मिनट में क्लास ली, पास्ट इवेंट हो गया, अगले मिनट में आपकी लाइबिलिटी आ गई कि आपको अब पैसा देना है। वो भले ही अलग बात है कि लाइबिलिटी आपको एक महीने के बाद सेटल करनी है, लेकिन लाइबिलिटी तो आज आ गई ना कि देना है पैसा। तो आपने कहा कि सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, कोई डाउट नहीं है। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होगा, पैसा देना है, ऐसा तो नहीं है कि सर पैसा देना पड़ भी सकता है सर को, नहीं भी देना पड़ सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी आपका कंफर्म है कि भैया पैसा जाएगा, बस हमने उधारी तो कर लिया। मैंने आपसे क्या कहा, ठीक है क्लास आप अभी ले लो, पैसा एक महीने के बाद दे देना, लेकिन एक महीने के बाद पैसा देना है ना। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो कंफर्म है कि देना ही देना है, कोई ऐसा थोड़ी कि मैंने आपसे ये बोला हो कि भैया ऐसा हो जाए तो दे देना है पैसा, ऐसा हो जाए तो नहीं देना, ठीक है। तो आपने कहा हाँ सर पैसा तो देना है, कोई डाउट ही नहीं है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी कंफर्म है, और कितना अमाउंट देना है वो भी हमें पता है। मैंने आपसे कहा 1999 की क्लास है तो 1999 देना है। अब इसमें क्या ये डाउट होगा आपको कि अरे यार 1999 देना है या फिर 1500 देना है या 2500 देना है या 5000 देना है, क्या इस बात पे डाउट है? अमाउंट भी आपका कंफर्म है सर 1999 देना है। तो आप मुझे बताओ क्या तीनों चीजें 100% श्योर हैं, कंफर्म है, सर्टेन है, ठीक है। मतलब लाइबिलिटी क्या होती है? सर्टेन होती है, जहां पे सब कुछ सर्टेन है कि भैया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, कोई डाउट नहीं है कि हमारी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और इस ऑब्लिगेशन को सेटल करने में आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होगा, कोई डाउट नहीं है कि होगा, पक्का होगा, ठीक है। और कितना जाएगा ये आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, यहां पर पैसा जाएगा या नहीं जाएगा उस बात के चांसेस की बात कर रहे हैं हम, और पैसा कितना जाएगा उस बात की बात कर रहे हैं अमाउंट मेजर्ड में, थर्ड वाले स्टेप में कितना जाएगा वो भी कंफर्म है, जाएगा नहीं जाएगा वो भी कंफर्म है, और हमारी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं वो भी कंफर्म है। तीनों चीजें कंफर्म है तो आपकी प्योर लायबिलिटी है, ये सबसे ज्यादा ठोस होती है, आप ऐसे समझो। मैंने रेगुलर क्लास में भी आपको ऐसी बताया था कि सबसे ज्यादा प्योर होती है, प्योर लायबिलिटी, मतलब ये कंफर्म है, सब कुछ सर्टेन है, कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं। तो आपको आई होप कि लायबिलिटी का मीनिंग आपको यहां पर समझ आ गया होगा। अब देखो प्रोविजन का मतलब, अब ध्यान से देख रहा, प्रोविजन का मीनिंग, प्रोविजन के लिए कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट प्लस आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी प्रोबेबल है, प्लस अमाउंट कंफर्म नहीं है, अमाउंट कैन बी रिलायबली एस्टिमेट, ठीक है। मतलब अमाउंट कितना जाएगा वो चीज भी कंफर्म नहीं है, रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट है, इसमें भी हो सकता है कि हमें बिल्कुल कंफर्म हो, मतलब 100% हो, या फिर प्रोबेबल हो, मतलब 50% से लेकर 100% तक चांसेस है कि भैया हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है,
ठीक है, ये हो सकता है कंफर्म हो या फिर आपका चांसेस हो कि भाई साहब प्रोबेबल है। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कंफर्म नहीं है, पैसा जाएगा या नहीं जाएगा इस बात में भी सर्टिनिटी नहीं है, प्रोबेबल है। ठीक है, यहां पर भी लेस देन 100% चांस है कि पैसा जाएगा। ठीक है, प्रोबेबल है मतलब 50% से ऊपर और 50% से नीचे, और अमाउंट भी कितना जाएगा वो भी सर्टेन नहीं है। ठीक है, ऐसे केस में हम कहते हैं कि आपको क्या बनाना चाहिए, प्रोविजन बनाना चाहिए। मतलब अगर लाइबिलिटी बनने वाली कंडीशन में किसी भी एक पॉइंट पर यह है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, किसी भी एक पॉइंट पर अगर अनसर्टिनिटी आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि आपको क्या बना लेना चाहिए, प्रोविजन बना लेना चाहिए। लाइबिलिटी के केस में सब चीजें 100% श्योर होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट कोई संदेह नहीं, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होगा, पक्का जाना ही जाना है कोई संदेह नहीं, अमाउंट कितना जाना है वो भी कंफर्म है कोई संदेह नहीं। इन तीन में से किसी भी एक चीज पर अगर आपको डाउट आने लगे, मतलब 100% ना हो, किसी भी एक चीज में अनसर्टिनिटी आ जाए, तो हम क्या बना देते हैं, फिर हम बना देते हैं प्रोविजन। मतलब मैंने आपसे कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट है, उस बात के चांसेस प्रोबेबल है, मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है और 100% से कम है। ठीक है, एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हमारा प्रोबेबल है, कंफर्म नहीं है, प्रोबेबल है, मतलब 50% से ज्यादा चांसेस। प्रोबेबल का मतलब है मोर लाइकली देन नॉट, मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है कि पैसा जाएगा, तो हमने कहा प्रोबेबल है। और अमाउंट भी आपका रिलायबली एस्टिमेट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आपको क्या बना देना चाहिए, प्रोविजन बना देना चाहिए। सर अगर मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, ये आपका 100% श्योर है कि पैसा, ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, 100% श्योर है। ठीक है, और आपका आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी जाएगा, ये भी 100% श्योर है। कितना जाएगा ये नहीं पता, कितना जाएगा ये नहीं पता, क्या बनाओगे, लाइबिलिटी बनाओगे या प्रोविजन बनाओगे? सर प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि अमाउंट में अनसर्टेनिटी आ गई ना। ठीक है, इंडेस खुद बोलता है कि आपका प्रोविजन भी एक लाइबिलिटी है विद अनसर्टेन अमाउंट्स एंड टाइमिंग। ठीक है, किसी भी चीज में अगर अनसर्टेनिटी आ जाए, लाइबिलिटी की किसी भी आइटम में अगर अनसर्टेनिटी आ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, तो क्या बन जाएगा, प्रोविजन बन जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट है, ठीक है, वो 100% चांसेस है, लेकिन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होगा नहीं होगा उस बात के चांसेस मान लो 70% है, और अमाउंट कितना जाना है वो भी हमें कंफर्म पता है। ठीक है, वो भी हमें कंफर्म पता है, क्या बनेगा सर, प्रोविजन बनेगा। ऐसे केस में भी हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मतलब कॉम्बिनेशन आप बना लो, मैंने आपसे कहा पहला दूसरा तीसरा, इन तीन में से किसी भी चीज में अगर अनसर्टिनिटी आ जाए तो हम क्या बना लेंगे, प्रोविजन बना लेंगे। तो मैंने आपसे कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि जहां पे ऑब्लिगेशन आएगी उस बात के चांसेस 50% या उससे ज्यादा हो, 50% से ज्यादा हो, मोर लाइकली देन नॉट। 50.00001% भी होंगे तो भी हम क्या बोलेंगे, मोर लाइकली देन नॉट, 50% से ज्यादा होने चाहिए। 50% से लेके 100% तक आपकी क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी प्रोबेबल है, और अमाउंट भी कंफर्म नहीं है लेकिन कैन बी मेजर रिलायबली, तो हम कहेंगे कि आपको क्या बनाना चाहिए, प्रोविजन। इसके बाद में अब आते हैं सर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पे। सर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, देखो भाई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कब बनेगी, जब प्रोविजन की कंडीशन फेल हो जाए तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। जब प्रोविजन की कंडीशन फेल हो जाए तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। मैंने कहा मेरी कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब बनती है, जब आपका 50% से ज्यादा चांस हो कि हाँ भाई वो आपकी ऑब्लिगेशन होगी, इस बात के चांसेस होने के, इस बात की प्रोबेबिलिटी 50% या उससे ज्यादा हो। ठीक है, 50% से ज्यादा हो। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। मैंने कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही नहीं है मेरी, तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं पॉसिबल ऑब्लिगेशन, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, अगर मैंने कहा पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब पता है क्या है, 5% से लेके 50% तक चांसेस होना। 50% से अगर ऊपर हो जाती है तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जाती है, लेकिन मैंने कहा कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ही नहीं। ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ही नहीं मेरी, सिर्फ पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। उसके बाद में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस प्लस, और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस प्रोबेबल हो, ठीक है, प्लस ऑब्लिक और अमाउंट इज नॉट मेजर्ड रिलायबल। ठीक है, मैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को आपको अलग से समझाना चाहूंगा,
एक बार, क्योंकि यहां पर ना थोड़ी सी मुझे और चीजें लिखनी है जिसकी जगह नहीं है। तो हम आ जाते हैं सीधे नीचे। यहां पे हम बात करेंगे, आइए। मैंने आपसे कहा प्रोविजन का क्या मतलब था। प्रोविजन का मतलब था पहला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट, दूसरा आउटफ्लो प्रोबेबल, तीसरा अमाउंट रिलायबल। ठीक है, हमने कहा अगर ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, वो प्रोविजन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने बोला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट 50% से 100% चांसेस है, और यहां पर आपका मोर देन 50% चांसेस है, और अमाउंट रिलायबली आप मेजर कर सकते हो। मतलब इसको भी अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो मैं कह सकता हूं मोर देन 50% चांसेस है कि हमारा अमाउंट हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट रिलायबली मेजर। ठीक है, यहां पर परसेंटेज का कोई खास रोल है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी बोल दिया परसेंटेज ले लेते हैं। फिर मैंने बात करी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी की। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के लिए मैंने कहा कि 50% से अगर कम है, मान लो यहां पे ना मैं कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा, देखना। मैंने कहा पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है, मतलब लेस देन 50% चांसेस है। ठीक है, प्लस आउटफ्लो ऑफ, आउटफ्लो के चांसेस मान लो 50% से ज्यादा भी हैं। ठीक है, प्लस अमाउंट रिलायबल भी मेजर कर सकते हो, मान लो इसके भी 50% से चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन ये वाली कंडीशन तो आपकी मीट नहीं हुई ना, पहली वाली। ठीक है, हमने कहा ये तो 50% से कम है ना, ये तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। ये दोनों भले ही प्रोविजन वाली कंडीशन पूरी कर रही हैं, लेकिन पहली कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई ना। अगर प्रोविजन की एक भी कंडीशन टूट जाती है कोई सी भी, तो हम कह देंगे वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। तो हमने कहा पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जिसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज प्रोबेबल है और अमाउंट भी मेजर कर सकते हैं रिलायबली, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो नहीं है ना, प्रोविजन नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोविजन बनाने के लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। भले ही आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोबेबल है, 50% से ज्यादा चांसेस हैं, पैसा जाएगा। ठीक है, और अमाउंट भी आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, लेकिन ऑब्लिगेशन ही जब नहीं आ रही है, मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही अगर अराइज नहीं हुई है, तो व्हाई शुड आई मेक द प्रोविजन और लायबिलिटी। तो हम यहां पर कहेंगे ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद में मैंने कहा सेकंड केस देखो। ठीक है, सेकंड केस मैंने कहा जी आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अब पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट और पॉसिबल में कंफ्यूजन होगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है, 100% तक चांसेस है कि ऑब्लिगेशन है। ठीक है, आउटफ्लो, आउटफ्लो भी प्रोबेबल है, मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है कि पैसा जाएगा, लेकिन पैसा कितना जाएगा वो नहीं पता। अमाउंट रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताओ क्या बनेगा, थर्ड वाली कंडीशन टूट गई प्रोविजन बनने की, तो ये भी आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन जाएगा। समझ में आती है। चलिए जी, तीसरा केस देखो। मैंने आपसे कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि ऑब्लिगेशन मेरी अराइज हुई है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन अमाउंट भी पता है, अमाउंट भी रिलायबली मेजर कर सकता हूं मैं, लेकिन पैसा जाएगा यही प्रोबेबल नहीं है। आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल, आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल का मतलब है 50% से कम चांसेस है कि पैसा जाएगा। ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मेरी, 50% से ज्यादा चांस है कि मैंने पास्ट में कोई ऐसा इवेंट कर चुका हूं जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन आ सकती है। उस ऑब्लिगेशन की वजह से अमाउंट कितना जाना है वो भी रिलायबली मेजर कर सकता हूं या 100% मेजर कर सकता हूं, लेकिन पैसा जाएगा इस बात के चांसेस 50% से कम है। पैसा जाएगा इस बात के चांसेस बड़े 50% से कम है। कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें मुझे लगता है कि हाँ मैंने ऑब्लिगेशन कर दी है, पास्ट ऑब्लिगेशन हो गई है, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, पैसा कितना जाना है वो भी रिलायबली मेजर कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैसा जाने से रोक सकता हूं। पैसा जाएगा इस बात के चांसेस 50% से कम है कि पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, तो पैसा जाने के चांसेस 50% से कम है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नॉट प्रोबेबल है। तो हमने कहा कि प्रोविजन की सेकंड वाली कंडीशन मीट नहीं करी, यहां पर थर्ड वाली मीट नहीं करी थी, और यहां पर फर्स्ट वाली मीट नहीं करी थी। तो हमने कहा ऐसी केस में भी आप क्या बना दोगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। मतलब कुल मिलाकर देखो क्रक्स क्या बना, अगर प्रोविजन नहीं बन पा रहा तो क्या बना दोगे आप,
कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। पहले आप ट्राई करो कि क्या लायबिलिटी बन पा रही है, प्योर लायबिलिटी के तौर पे देखना शुरू करोगे, क्या प्योर लायबिलिटी बन रही है, मतलब सब कुछ सर्टेन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, पक्का गड़बड़ कर रखी है मैंने, पक्का कांड किया हुआ है जिसकी वजह से पैसा देना पड़ेगा। हाँ सर पक्का किया हुआ है, पैसा जाएगा इस बात की में भी कोई संदेह नहीं है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी कंफर्म है। हाँ सर अमाउंट भी कितना जाएगा वो भी बिल्कुल कंफर्म है, तो प्योर लायबिलिटी बना दो। हमने कहा इन तीनों में से किसी भी एक चीज में अगर अनसर्टिनिटी हो और 50% से ज्यादा और 100% से कम चांसेस हो तो आप क्या बना दोगे, प्रोविजन बना दोगे। लेकिन अगर किसी भी एक चीज में चांसेस 50% से भी कम है तो आप क्या बना दोगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना दोगे। बात समझ में आती है? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको तरीका भी बताऊंगा रोड मैप के, भैया पहले तो प्योर लायबिलिटी बनाने की कोशिश करो, प्योर लायबिलिटी नहीं बन पा रही तो चेक करो कि प्रोविजन बन रहा है क्या, अगर प्रोविजन की कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना दो। अभी मैं बात करूंगा कि कब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी नहीं बनानी, ठीक है, अभी मैं बात करूंगा कि कब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी नहीं बनानी। और ये चीज आपको बताया कि प्रोविजन और प्योर लायबिलिटी को तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया जाता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स में दिखाया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाय अमाउंट आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, बाय अकाउंटिंग आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, सिर्फ नोट्स में दिखाते हो। ये वाली चीज आपको पता है। अच्छा चलिए एक एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने कहा जी ये आपका पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है 50% से लेके 100% तक चांसेस हैं, सॉरी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है 5% से लेकर 50% तक चांसेस हैं, ठीक है। आउटफ्लो भी आपका नॉट प्रोबेबल है, इसमें भी लेस देन 50% चांसेस है कि पैसा जाएगा, और अमाउंट भी आप कांट मेजर रिलायबली, अमाउंट भी आप रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे हो, क्या बनाओगे सर, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि तीनों ही कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो भी क्या बनेगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। पॉसिबल ऑब्लिगेशन है 5% से लेके 50% तक चांसेस है कि हमने कोई ऐसा कांड किया हुआ है जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन आएगी, पैसा भी जाएगा इस बात के चांसेस भी 50% से कम है, और कितना पैसा जाएगा वो भी हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, तो हमने कहा प्रोविजन तो बिल्कुल नहीं बना सकते, तो क्या बनाएंगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनाएंगे। अब आप देखना यहां पर एक और केस, मैंने कहा पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, मतलब मैंने पास्ट में कोई ऐसा ऑब्लिगेटिंग इवेंट किया है जिसकी वजह से ऑब्लिगेशन आएगी, इस बात के चांसेस ही 5% से भी कम है, तो आप क्या करोगे सर, फिर तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी नहीं बनेगी, तो इसका मतलब फिर कुछ मत करो, फिर कुछ मत करो, अब तो डिस्क्लोजर भी रिक्वायर नहीं है। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब अगर प्योर लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो क्या करोगे आप, इसको सर रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। और अगर मान लो हम कहते हैं जी प्रोविजन है, ठीक है, तो भी आपका बुक्स में रिकॉग्नाइज होगा। मैंने कहा जी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो हमने कहा डिस्क्लोजर दोगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को मैं इंडिकेशन के लिए कह दूं पॉसिबल ऑब्लिगेशन, अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो हमने कहा कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, प्रोविजन तो नहीं बनेगा लेकिन डिस्क्लोजर आएगा क्योंकि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। मैंने कहा कुछ है ही नहीं, यहां पे मैं डैश बोलूं, नो पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, मतलब कोई ऑब्लिगेशन है इस बात के चांसेस भी 5% से कम है, मतलब रिमोट चांसेस है, फिर तो क्या करोगे आप, नो डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर भी नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर जाता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स में डिस्क्लोजर के तौर पे दिखाया जाता है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी नहीं है क्योंकि पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, 5% से भी कम चांसेस हैं कि हमने कुछ ऐसा ऑब्लिगेटिंग इवेंट किया होगा पास्ट में जिसकी वजह से कुछ ऑब्लिगेशन आएगी, इस बात के चांसेस 5% से भी कम है, तो हमने कहा कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, ना ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ना ही वर्चुअली सर्टेन है, ना ही पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कुछ नहीं है, 5% से भी कम चांसेस है, तो हमने कहा कोई डिस्क्लोजर भी मत दो भाई, फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना सर। ये वाली बात को, ये वाले केस को आप एक एग्जांपल के तौर पे बताओ। मैंने आपसे कहा कि मैं, आपको पता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं आपको, ठीक है, क्लासेस प्रोवाइड करता हूं आपको, ठीक है। अब मुझे आप बताओ मेरे ऑफिस में क्या क्या चीजें होंगी, मेरे ऑफिस में लैपटॉप होगा, मेरे पास में जो है वो आपका, मेरे ऑफिस में लैपटॉप है, मेरा मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, माइक, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मुझे आप बताओ क्या इस बात के चांसेस कितने परसेंट होंगे आपके हिसाब से कि मेरे ऑफिस से कुछ पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से मेरे ऊपर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो कुछ पेनल्टी लगा सकता है, मैंने कुछ पॉल्यूशन किया हो, इस बात के चांसेस आपकी नजर में कितने परसेंट होने चाहिए सर। आपका बिजनेस मॉडल देखकर आपका जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, वहां पर कोई भी पॉल्यूशन वगैरह वाली ऐसी चीज है ही नहीं,
कि जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो, तो आप क्या बोलोगे, सर आपका तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, मतलब 5% से भी कम चांसेस है इस बात के कि आपके ऑफिस में जो आप काम कर रहे हो उसकी वजह से पॉल्यूशन होगा कोई। ठीक है, तो मैं ऐसे केस में क्या कर रहा हूं, मैं कोई भी क्या डिस्क्लोजर भी दूंगा, लाइबिलिटी बनाने की बात तो दूर, प्रोविजन बनाने की बात तो दूर, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बनाने की बात तो दूर, मैं कुछ भी करूंगा, कोई डिस्क्लोजर भी दूंगा अपने नोट्स टू अकाउंट्स में कि भाई मेरे ऊपर जो है वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो पेनल्टी लगा सकता है, ऐसा कुछ भी मैं डिस्क्लोजर भी दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो खाली आराम से बैठा हूं, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ मेरे तरफ से हुआ होगा कि भाई जिसकी वजह से कुछ पॉल्यूशन हो, मेरी तरफ से ऐसा कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट अगर नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस बात के चांसेस 5% से भी कम है, तो मैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी भी नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरा कुछ भी नहीं है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी भी नहीं है, तो मैं डिस्क्लोजर भी नहीं दूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। हाँ, अगर मान लो मेरी कोई ऐसी इंडस्ट्री में मैं होता जहां पर कुछ पॉल्यूशन वगैरह की चीजें होती, तो वहां पर मैं देखता, अच्छा हाँ यार पॉल्यूशन तो मैंने किया है, ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो अगर हुआ है, अब वो हुआ है कितने परसेंट चांस है, क्या है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी बनेगी, प्रोविजन बनेगा या प्योर लाइबिलिटी बनेगी, वो बात की बात है। लेकिन आपको बताओ मेरे वाले एग्जाम्पल में आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि सब पॉसिबल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, आपकी आपकी वजह से पॉल्यूशन हुआ होगा, इस बात के चांसेस 5% से भी कम है, 5% से भी कम है, रेदर मैं तो ये कहूंगा 0% है प्रैक्टिकली, लेकिन हाँ थियोरेटिकली मैं बोलूंगा 5% से कम चांसेस है कि मेरी वजह से कोई पॉल्यूशन हुआ होगा। हेंस नो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, ऑल्सो नो डिस्क्लोजर, कोई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ही नहीं है जिसको डिस्क्लोज करूं, तो कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरी अगर बैलेंस शीट में आप देखोगे तो पॉल्यूशन के रिगार्डिंग मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं कर रखी होगी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट में, ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ना ही बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में, ना ही नोट्स में। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। चलिए जी, तो अब आ जाइए आप अपने मेन कोर्स इंडेज पे। ठीक है, अब मैंने आपको जो इसमें मेन पॉइंट था ना वो आपको सारा बता दिया है, जहां पर भी आपको कंफ्यूजन होती है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब तो मुझे आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट्स को रीड कराना है ताकि हमारा जो भी बची कुची चीजें हैं वो हम समझ लें। ऑलमोस्ट जो प्रॉब्लम वाली पॉइंट था वो मैंने आपको सारे डिस्कस करा दिए। ठीक है, अब देखो एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जहां पर दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम अभी पूरा नहीं किया हुआ, कि मुझे भी कुछ करना है और आपको भी कुछ करना है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे केस में आप कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपने और मैंने बैठकर डिसाइड कर लिया कि आप मेरी क्लासेस देखेंगे और मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। अभी आपने आपने पेमेंट नहीं करी, मैंने अभी क्लासेस नहीं दी। ठीक है, तो इस स्टेज में ये क्या है, ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के केस में कोई भी प्रोविजन आप नहीं बनाते हो। मतलब कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो अगर होना चाहिए ना सर। ऑब्लिगेटिंग इवेंट का मतलब है कि जहां पर आपने कुछ ऐसा कर दिया है उसके बाद में आप अब स्टेप बैक नहीं ले सकते, अब तो आपको उस ऑब्लिगेशन को सेटल करना ही पड़ेगा। जब हम कहते हैं ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, तो पास्ट इवेंट का मतलब होता है वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गई हो और अब उससे स्टेप बैक नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा कि आप मेरी क्लासेस परचेज करने के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्लासेस परचेज करें, अभी परचेज की नहीं है, तो आप मुझे बताओ इस स्टेज पर क्या कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है आपकी, कोई भी अमाउंट मुझे पे करने की कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई? नहीं सर, कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हुई, क्योंकि अभी तक आपने कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट कर ही नहीं हुआ है। आप क्लास ले लोगे उसके बाद आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज होगी ना। लेकिन सर क्लास तो हमें लेनी है ना, तो मैंने आपसे कहा कि मत लो ना क्लास, सेल्फ स्टडी कर लो। आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हो ना ऑब्लिगेशन को, अभी क्लास परचेज करी नहीं है। ठीक है, क्लास परचेज अगर कर लोगे उसके बाद पेमेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद स्टेप बैक नहीं ले सकते। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप अभी क्लास लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मत लो क्लास। अगर क्लास नहीं लोगे तो पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या अभी अगर जब तक आपने क्लास नहीं ली तो क्या कोई भी ऑब्लिगेटिंग इवेंट अगर हो चुका है, क्या मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गई आपकी फ्रॉम पास्ट इवेंट? अभी हो ही नहीं कोई भी, आपने क्लास ली नहीं है जो पैसा देना पड़े। ठीक है, तो यहां पर आपका कोई भी ऑब्लिगेटिंग इवेंट अगर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में भी ये कहता है कि जहां पर दोनों पार्टीज ने इक्वली परफॉर्म किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, या फिर दोनों पार्टीज ने अभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करी है, उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद में आइए प्रोविजन का मतलब मैं आपको समझा दूं। प्रोविजन इट इज अ लाइबिलिटी, देखो मैंने ये बोला था ना, प्रोविजन लाइबिलिटी है ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, या तो अनसर्टेन अमाउंट है या फिर अनसर्टेन टाइमिंग है। ठीक है, या तो अमाउंट में अनसर्टेनिटी है या टाइमिंग में अनसर्टेनिटी है, मतलब वो जो तीन कंडीशन बताई है उनमें से किसी भी एक में अगर अनसर्टेनिटी है तो वो आपका प्रोविजन बन जाएगा, और तीनों चीजें सर्टेन है तो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। तो कहता है लाइबिलिटी का मतलब होता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट,
सेटलमेंट आपका एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पैसा जाएगा उससे सेटल होगा। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? कहता है नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव अदर देन टू सेटल द ऑब्लिगेशन। मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है कि अब तो आपने आपने अपने आप को ब्लॉक कर लिया, अब तो आपको सेटल करना ही पड़ेगा, अब स्टेप बैक नहीं ले सकते। उस केस में हम कहते हैं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है। जो मैंने आपको भी क्लासेस वाला एग्जांपल दे दिया, क्लासेस ले ली तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गई है, पैसा देना पड़ेगा। अगर क्लासेस ही नहीं ली है तो कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। भाई आपने मुझसे इंक्वायरी करी कि सर कैसे कैसे आप पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट कराओगे, क्या कराओगे, कैसे कैसे आपका मेथड है पढ़ाने का, आप रिसोर्सेज क्या देते हो, सर डाउट कैसे सॉल्व करते हो, आपने सब पूछा। उसके बाद में आपने मुझसे क्लासेस नहीं ली, मान लो आपको समझ नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? क्या आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई? नहीं आई, क्योंकि अभी कोई भी पास्ट इवेंट राइज नहीं हुआ है। आपने अगर सारी चीजें मुझसे पता करी उसके बाद आपने कह दिया सर ठीक है क्लासेस हमें दे दो, मैंने आपको क्लासेस दे दी, अब आपको पैसा देना पड़ेगा, तो दिस इज योर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब देखो ये आपका जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है वो या तो आपका लीगल ऑब्लिगेशन किसी लॉ के थ्रू आ सकती है या फिर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकती है आपकी, ठीक है। किसी भी तरीके से आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ सकती है, ठीक है। किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्लिसिटली बोल रखा होगा कि भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसे ऐसे करना ही करना है, ठीक है। या फिर किसी लॉ ने बोल रखा होगा कि भाई साहब इस तरीके से आपको चीजें करनी ही करनी है। किसी लॉ की वजह से, किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपकी ऑब्लिगेशन आ सकती है। और आपका कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी आ सकती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी पास्ट प्रैक्टिस या पैटर्न की वजह से, पब्लिश पॉलिसीज की वजह से सामने वाले की दिमाग में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देते हैं कि भाई साहब हम ये चीज करेंगे, तो उस तरीके से भी आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आ सकती है, तो वो भी आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बनेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपने एम्प्लॉइज को हर साल बोनस देता हूं, तो बोनस देने का क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? नहीं। क्या कोई लॉ में लिखा है? नहीं। मैंने आपसे कहा कि मेरी एक पास्ट प्रैक्टिस है कि मुझे बोनस देना ही देना होता है, मेरी वैलिड एक्सपेक्टेशन मैंने अपने एम्प्लॉइज की नजर में क्रिएट कर दी है, तो मैं बोनस दूंगा ही दूंगा। तो इसका मतलब वो क्या हो गया? आपका एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो गई कि आपको आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आई है ड्यू टू एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन की वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कैसे आती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कहा लीगल भी आ सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी आ सकती है, ठीक है। तो ये था आपका प्रोविजन का मीनिंग। उसके बाद में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मीनिंग। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, its existence will be confirmed by the occurrence and non-occurrence of one or more uncertain future event, ठीक है, which is not wholly within the control of the entity। ये आपकी डेफिनेशन है, इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में कहता है या तो ये ऐसा है या फिर ऐसा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट जिसका प्रोविजन नहीं बना पाए, ठीक है। जिस जिस का आप प्रोविजन नहीं बना पाए और वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जिसका आप प्रोविजन नहीं बना पाए, मतलब उसमें आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोबेबल नहीं थे या फिर अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली नहीं था, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी। कांड कर दिया है पास्ट में, इस बात के चांसेस 50% से ज्यादा थे, लेकिन पैसा कितना जाएगा वो पता नहीं, या फिर पैसा जाएगा भी या नहीं जाएगा उसके चांसेस भी आपके 50% से कम है। तो ऐसी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जिसका प्रोविजन नहीं बन पाया उसकी आप कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना दोगे। या फिर पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन जिसका होना ना होना अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के बाद ही कंफर्म होगा, अभी नॉट प्रोबेबल है, मतलब अभी आपका 50% से कम चांसेस है, नॉट प्रोबेबल है, तो वो भी आपकी क्या बन जाएगी? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। बात समझ में आती है यहां तक? इसके बाद में देखो नोट्स पढ़ लो आप। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के लिए क्या बोलता है कि आपका लायबिलिटी डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? जिसने लायबिलिटी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं किया था उसको हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो कहता है इट इज वेयर इट इज नॉट प्रोबेबल दैट प्रेजेंट ऑब्लिगेशन डिस्क्लोज करो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबल का मतलब बता रखा है मोर लाइकली देन नॉट, मतलब 50% से ज्यादा चांसेस हो, तो हम कहेंगे ये आपका क्या है? प्रोबेबल है। उसके बाद में कहता है इफ पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज बेनिफिट इज रिमोट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट डिस्क्लोज, ठीक है। अगर रिमोट चांसेस हैं तो आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज भी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखो आप चौथा पढ़ लेना, ठीक है, चौथा मैंने बता दिया है, पांचवा पढ़ो। कहता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को आप कंटिन्यूअसली असेस करोगे और डिटरमाइन करोगे कि भाई साहब अगर वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो सकता है कि आगे चल के सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए जिसकी वजह से प्रोविजन रिकॉग्नाइज करने की कंडीशन पूरी हो गई। पहले हमें लग रहा था आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज नॉट प्रोबेबल, तो हमने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बना दी होगी। बाद में पता लगा आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज अब प्रोबेबल हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रोविजन रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने चेक कर लिया तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो उसको सालों साल कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ही बना के चलोगे, ठीक है, आपको चेक करते रहना पड़ेगा।
जैसे कोर्ट केसेस वगैरह में ऐसा होता है, कोर्ट केस में अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये आपका कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करनी चाहिए, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हमने बना दी। आगे चल के सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जिसकी वजह से प्रोविजन की कंडीशन पूरी हो गई, तो हमने कहा प्रोविजन बना दो। उसके बाद और आगे चल के हमें मान लो पता लगा कि भाई साहब तो सब कुछ सर्टेन हो गया, अब तो सब कुछ कंफर्म है, तो प्योर लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लो। बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद में देखो कॉन्टिजेंट असेट कहता है अ पॉसिबल असेट, एक पॉसिबल असेट अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट जिसका होना ना होना कंफर्म होगा बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर में पता लगेगा कि भाई साहब कुछ होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पर कि ये भाई साहब असेट हमारे पास आएगी या नहीं आएगी, और इसका होना ना होना नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, किसी और पैरामीटर्स के बेसिस पर डिसाइड होगा कि ये इवेंट्स अगर होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, अब इंश्योरेंस क्लेम मैंने फाइल किया, ठीक है, मैंने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया, अब इंश्योरेंस मुझे मिलेगा, इंश्योरेंस का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी या नहीं देगी, इट इज अ पॉसिबल असेट कि मेरे पास आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, ठीक है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। अब ये होगा नहीं होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा वन और मोर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स के, भाई बाद में क्या होगा, क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगी नहीं देगी, बड़ी सारी इवेंट्स अगर होंगे उसके बेसिस पे मुझे पता लगेगा कि भाई साहब ये पैसा मुझे मिलना है या नहीं मिलना। मतलब ठीक है, पॉसिबल एसेट का मतलब हो गया, मतलब कॉन्टिजेंट एसेट का मतलब हो गया अनसर्टेन गेन्स, एक तरह से अनसर्टेन प्रॉफिट्स जो फ्यूचर में होने, मतलब असेट मतलब प्रॉफिट, ठीक है, कोई भी अगर असेट मेरे पास में आ रही है तो एक तरह से मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, कहता है एन एंटिटी शैल नॉट रिकॉग्नाइज अ कॉन्टिजेंट एसेट, ठीक है, कॉन्टिजेंट एसेट को आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना होता, ठीक है। उसके बाद में देखो कहता है कॉन्टिजेंट एसेट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कॉन्टिजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। कॉन्टिजेंट का मतलब क्या है? कॉन्टिजेंट का मतलब है एक तरह से जो डिपेंडेंट है किसी और चीज पर, ठीक है, मतलब जिसमें अनसर्टेनिटी है कि मतलब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो कॉन्टिजेंट एसेट को कभी भी आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना होता है। कहता है व्हेन रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज वर्चुअली सर्टेन देन रिलेटेड एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड। कहता है कॉन्टिजेंट का मतलब है जब तक अनसर्टेन है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपको ऐसा श्योर हो जाए कि हाँ अब तो वर्चुअली सर्टेन है, मिल ही जाएगा, तो कहता है अब जब सर्टेन हो गया कि इंश्योरेंस क्लेम मिल ही जाएगा, अब सर्टेन है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, उसको रिकॉग्नाइज कर लो, क्योंकि जब तक अनसर्टेन था तब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना। अनसर्टेन था तो हमने कहा कॉन्टिजेंट एसेट है, कॉन्टिजेंट एसेट है तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन अब तो वर्चुअली सर्टेन हो गया ना, वर्चुअली सर्टेन हो गया तो अब कॉन्टिजेंट एसेट नहीं बना, कॉन्टिजेंट एसेट नहीं बचा तो अब रिकॉग्नाइज कर लो, ये तो प्योर एसेट है आपका, ठीक है। वर्चुअली सर्टेन का मतलब होता है आपका 95% या उससे ज्यादा, ठीक है, 95% या उससे ज्यादा चांसेस हैं कि भैया मिल ही जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसको प्योर एक एसेट मान लोगे, एक नॉर्मल एसेट, और उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करने की बात जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करना है और डिस्क्लोजर कब देना है, ठीक है। एक तो पॉइंट है कि भैया डेफिनेशन क्या है कॉन्टिजेंट एसेट की, उसके बाद में कब बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, कब डिस्क्लोज करना है और कब डिस्क्लोज भी नहीं करना है, ये पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप प्लेन व्यू में ये नहीं कह सकते अरे कॉन्टिजेंट एसेट है डिस्क्लोज कर दो, नहीं हो सकता है कॉन्टिजेंट एसेट हो लेकिन डिस्क्लोज भी नहीं करना है, ठीक है, या फिर कॉन्टिजेंट एसेट अब कॉन्टिजेंट ही नहीं रही, रिकॉग्नाइज करना है, वो चीज ध्यान में रखनी जरूरी है। कहता है उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, कहता है कॉन्टिजेंट एसेट आपका डिस्क्लोज करोगे इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर आपके प्रोबेबल हो, अगर आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोबेबल हैं, मतलब पॉसिबल कब होता है 5% से 50%, पॉसिबल है तो कॉन्टिजेंट एसेट है, ठीक है। अगर प्रोबेबल हो गया तो प्रोबेबल हो गया तो आपको क्या करना है, अब डिस्क्लोज कर देना है, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। वर्चुअली सर्टेन हो गया तो क्या कर लेना है, रिकॉग्नाइज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में कहता है कॉन्टिजेंट एसेट को आपको कंटिन्यूअसली असेस करते रहना पड़ेगा कि हो सकता है कि आज वो कॉन्टिजेंट एसेट है, आगे चल के जो है वो प्योर एसेट बन जाए, ठीक है। पता नहीं चलता कि कब आपकी कॉन्टिजेंट एसेट प्योर एसेट बन जाती है, तो आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि ये इंश्योरेंस क्लेम जो एक महीने पहले तक हमें कॉन्टिजेंट एसेट लग रहा था, आज की डेट में ये अमाउंट इसका मिलना वर्चुअली सर्टेन हो गया है, तो ये तो प्योर एसेट बन गई है, तो आपको उसके हिसाब से चेक करते रहना पड़ेगा। तो मैं आपको इसको समझाने के लिए ना डिस्क्लोजर कब देना है कब नहीं देना, उसके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट पेस्ट करता हूं और फिर बात करता हूं आपसे। आइए जी, स्क्रीनशॉट में कहां पेस्ट करूं, यहां कर दूं, यहां कर देते हैं ना, आपको दिख रहा है पूरा, पूरा दिख रहा है। आइए जी, मैंने आपसे कहा लाइबिलिटी के बारे में बात नहीं करा, ठीक है, लाइबिलिटी के बारे में बात नहीं करा, कॉन्टिजेंट एसेट के बारे में बात कर रहा हूं मैंने आपसे कहा अगर मान लो रिमोट चांसेस है, मतलब रिमोट कब कहते हैं, लेस देन 5%,
5% से भी कम चांसेस हैं कि वो असेट हमें मिलेगी, कॉन्टिजेंट असेट हमें मिलेगी, इस बात के चांसेस 5% से भी कम है। कहता है डिस्क्लोजर भी नहीं देना है। पॉसिबल है बट नॉट प्रोबेबल, पॉसिबल है बट नॉट प्रोबेबल मतलब पॉसिबल है बट नॉट प्रोबेबल मतलब 50% से भी कम चांसेस है और 5% से ज्यादा है तो भी आपका डिस्क्लोजर परमिट नहीं है। मतलब इन दोनों को क्या मैं एक ही ले लूं, मैं ये कह लूं रिमोट चांसेस हैं या और पॉसिबल चांसेस हैं, या फिर दूसरी भाषा में कहूं कि लेस देन 50% चांसेस हैं कि असेट मिलेगी, तो ऐसे केस में आपको डिस्क्लोजर भी नहीं करना है साहब, डिस्क्लोजर भी नहीं करना है। बात समझ में आती है? अगर 50% से भी कम चांसेस हैं कि मिलेगा, वो 50% से कम में 5% से भी कम आ गए, भाई 50% से कम अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूं 5% से भी कम चांसेस हैं, ठीक है, दोनों एक ही हो गए। तो मैंने कहा 50% से अगर कम चांसेस है कि एसेट मिलेगी तो आपको डिस्क्लोजर भी नहीं देना है। इंडेक्स कहता है आधे चांसेस भी नहीं है कि आपको एसेट मिलेगी, तो डिस्क्लोजर भी क्यों दे रहे हो? एसेट में थोड़ा सा और आपको प्रूडेंट चलना होता है, ठीक है, ऐसे में कहता है आपको डिस्क्लोजर भी नहीं देना। फिर हमने कहा प्रोबेबल है, प्रोबेबल कब होता है आपका 50% से ज्यादा चांसेस है और 95% से कम चांसेस है, 50% से तो ज्यादा चांसेस है और 95% से कम चांसेस है, ऐसे केस में हम क्या कहते हैं प्रोबेबल है भाई, प्रोबेबल है, असेट मिल सकती है, ऐसे प्रोबेबल है, 50% से ज्यादा चांसेस है असेट मिल जाएगी। तो कहता है ऐसे केस में आप क्या करो डिस्क्लोज कर दो कॉन्टिजेंट असेट को, डिस्क्लोज कर दो कॉन्टिजेंट असेट को, रिकॉग्नाइज अभी भी मत करना, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा भाई साहब प्रोबेबल नहीं, अब तो वर्चुअली सर्टेन है, मिल गई, मान के चलो मिल गई, पैसा रास्ते में 95% से ज्यादा चांसेस है कि एसेट रियलाइज हो जाएगी, कॉन्टिजेंट एसेट अब कॉन्टिजेंट नहीं रही, सर्टेन हो गई, वर्चुअली सर्टेन है, कॉन्टिजेंट नहीं है, अब पैसा मिल जाएगा। तो हमने कहा जब सर्टेन हो गया तो आप क्या करोगे रिकॉग्नाइज कर लो एसेट को। बात समझ में आती है? मतलब एसेट के केस में हम बात करेंगे कि 50% से कम चांसेस है कि एसेट मिल जाएगी हमें, तो हम कहेंगे डिस्क्लोज भी मत करो। उसके बाद में हमने कहा 50% से ज्यादा चांसेस है, लेट्स से 60% चांसेस है, तो ऐसे केस में इंडेक्स कहता है कि भाई साहब प्रोबेबल है लेकिन वर्चुअली सर्टेन तो नहीं है ना, तो आप एक काम करो रिकॉग्नाइज तो आप कर नहीं सकते क्योंकि वर्चुअली सर्टेन नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रोबेबल तो है ना, तो एटलीस्ट डिस्क्लोजर तो बनता है, मिलने की चांसेस ना मिलने से ज्यादा है तो कम से कम डिस्क्लोजर तो दे दो। तो इंडेक्स कहता है आप क्या करोगे डिस्क्लोज कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में कहता है अगर 95% से ज्यादा चांसेस है मतलब वर्चुअली सर्टेन है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे रिकॉग्नाइज कर लोगे, एसेट को रिकॉग्नाइज कर लोगे, फिर उसको आप कॉन्टिजेंट मानो ही मत, ठीक है, फिर उसको आप प्योर एसेट मानो अपनी। बात समझ में आती है? तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। क्या मैं ऐसे ही एसेट का लाइबिलिटी का भी बता दूं आपको? हाँ सर लाइबिलिटी का भी बता दो। हमने कहा 5% से कम चांसेस हैं, कोई डिस्क्लोजर मत दो, कोई डिस्क्लोजर भी मत दो। अगर 5% से कम चांसेस हैं लाइवलीहुड आउटकम, ठीक है, फिर ऑब्लिगेशन है या नहीं इस बात के चांसेस 5% से भी कम है, कोई डिस्क्लोजर मत दो कंटीजेंट लाइबिलिटी के केस में। और अगर आपको ऐसा लगता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है मतलब 5% से तो ज्यादा चांसेस है, 50% से कम है, तो ऐसे केस में कहता है डिस्क्लोज कर दो कॉन्टिजेंसीज को, डिस्क्लोज कर दो कॉन्टिजेंसीज को, ठीक है। सर यहां पर तो 50% होने पर हम कॉन्टिजेंट एसेट को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर 50% चांसेस होने पर हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो भाई प्रूडेंट है ना, मतलब लाइबिलिटी अगर 50% या उससे कम चांसेस हैं, 5% से ज्यादा चांसेस है, 50 से कम है, तो ऐसे केस में असेट को तो डिस्क्लोज करने को नहीं बोला लेकिन लाइबिलिटी को डिस्क्लोज करने को बोला ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद में कहता है अगर आपका प्रोबेबल है लाइक्लीहुड ऑफ आउटकम आपका प्रोबेबल है मतलब 50% से ज्यादा चांसेस हैं, तो ऐसे केस में क्या कहता है रिकॉग्नाइज कर लो प्रोविजन, और वर्चुअली सर्टेन भी है तो भी आप रिकॉग्नाइज कर लोगे प्रोविजन, मतलब 50% से ज्यादा चांसेस है तो आप क्या कर लोगे प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर लोगे, ठीक है। 50% से कम चांसेस है लेकिन 5% से ज्यादा है तो डिस्क्लोज कर दो, 5% से भी कम है तो कुछ मत करो, ठीक है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में सिर्फ 2-3 फेस है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में 3 फेस, ठीक है। 5% से कम है तो कुछ भी मत करो, डिस्क्लोजर भी मत करो। जब मैं कहता हूं डिस्क्लोजर भी मत करो इसका मतलब रिकॉग्नाइज मत करो, ये वाली बात इंप्लाइड है, बिल्कुल सर। अगर 5% से ज्यादा है 50% से कम है, ठीक है, 5% से ज्यादा है 50% से कम है, इसको हम कहते हैं पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ऐसे केस में कहता है कि भाई साहब डिस्क्लोजर तो बनता है ना, कम से कम पॉसिबिलिटी तो है ना, पॉसिबल ऑब्लिगेशन तो है, डिस्क्लोजर कर दो। 50% से भी ऊपर चांसेस हैं, इसका मतलब होने के चांसेस ज्यादा है ना होने से, तो एटलीस्ट आप प्रोविजन तो बना लो ना, फिर वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं बची, फिर प्रोविजन बना लोगे आप। बात समझ में आती है? ठीक है जी, ये था आपका समरी। इसके बाद में देखो आपका ये डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड लाइबिलिटी बताया हुआ है, ये आप एक बार पढ़ लेना। रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन, अब रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन कैसे होगा? कहता है इज देयर एनी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर एन एंटिटी, अगर हमने कहा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट की वजह से हुई है, हमने कहा हाँ। कहता है विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ऑब्लिगेशन है,
हमने कहा हाँ है। कैन मेक रिलायबली एस्टिमेट कर सकती है, हाँ, तो कहता है प्रोविजन बना लो। इनमें से किसी भी स्टेज पर अगर आंसर नो आ जाता है, नो आ जाता है, प्रोविजन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज। सारी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तो आप प्रोविजन बनाओगे। किसी भी स्टेज में अगर नो आ जाता है आंसर तो आप प्रोविजन नहीं बनाओगे। ठीक है जी। इसके बाद में देखो नोट में थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो काम का। कहता है प्रोविजन को आपको रिव्यू करना पड़ेगा हर रिपोर्टिंग पीरियड पे, ठीक है, और एडजस्ट करना पड़ेगा रिफ्लेक्ट द करंट बेस्ट एस्टिमेट, क्योंकि प्रोविजन में अनसर्टिनिटी होती है ना, तो अनसर्टिनिटी होती है तो हम कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाकर अपना बेस्ट एस्टिमेट लगा के प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो अब वो बेस्ट एस्टिमेट आपका हो सकता है आगे चल के चेंज हो जाए, तो अगर वो चेंज हो गया तो उसके हिसाब से आपको प्रोविजन को भी तो रिव्यू करना पड़ेगा और रीस्टेट करना पड़ेगा। और अगर आपको आगे चल के ऐसा लगता है कि इफ देयर इज नो लॉन्गर प्रोबेबल, क्या प्रोबेबल ही नहीं है, ठीक है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आगे चल के प्रोविजन अब बनना ही नहीं चाहिए तो जितना प्रोविजन बनाया उसको सबको रिवर्स कर दो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं प्रोविजन बनना चाहिए, ज्यादा अमाउंट से बनना चाहिए, कम से बना रखा था तो अमाउंट को बढ़ा दो। अगर आपको ऐसा लगता है ज्यादा अमाउंट से बना लिया था, कम से बनना चाहिए, अमाउंट को कम कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो प्रोविजन नहीं अब तो प्योर लाइबिलिटी है, तो उसको प्योर लाइबिलिटी की तरह प्रेजेंट करो फाइनेंशियल्स में। ठीक है, और प्रोविजन बनाने में आपको डिस्काउंटिंग वगैरह मतलब प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हुए बनाना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऑब्लिगेशन है जो मेरा अमाउंट 2 साल के बाद 3 साल के बाद मतलब 1 साल के एटलीस्ट बाद जाकर सेटल होना है, तो उसको आप प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट लगाकर करोगे। ये चीज आपका सिंपल सी बात है, आपको समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब बता रखा है। कहता है जनरली तो आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्लियर होती है जब वो अराइज होती है कि भाई ये ऑब्लिगेशन है, ये सेटल करनी है, वो पता होती है हमें। कहता है हाउएवर व्हेन इट इज नॉट क्लियर, अगर आपको क्लियर नहीं है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है या नहीं, तो आप क्या चेक करोगे, पास्ट में कोई इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आपके पास आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई होगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पास्ट इवेंट के बेस पर ही अराइज होती है कि पास्ट में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई, और उसको आप स्टेप बैक नहीं कर सकते, उससे आप बच नहीं सकते, अब तो आपको सेटल करना ही पड़ेगा। तो ही हम कहते हैं कि आपका वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट है। ठीक है, और आपको कोई पास्ट इवेंट को टेकन करना है तो कहता है इफ टेकन इनटू अकाउंट अवेलेबल एविडेंस, पास्ट में ऐसा कोई इवेंट हुआ था जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई, तो पास्ट में इवेंट हुआ था या नहीं हुआ था, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एविडेंस वगैरह देखने पड़ेंगे कि क्या कुछ ऐसा हुआ है। कहता है इट इज मोर लाइकली देन नॉट, कहता है अगर ऐसा होना ना होने से ज्यादा है, ठीक है, मोर लाइकली देन नॉट दैट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे प्रोविजन। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट, तो आप क्या करोगे, डिस्क्लोज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद में देखो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट नोट, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट नोट ये है आपका, कहता है नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज फॉर कॉस्ट दैट नीड टू बी इनकर्ड ऑपरेट इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो आपकी फ्यूचर की ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका आज प्रोविजन नहीं बनाओगे आप। मतलब मैं आपसे ही कहूं कि भाई मैं अगले साल भी तो अपने एम्प्लॉइज से काम कराऊंगा, तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, और उसके आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी प्रोबेबल है, अमाउंट कितना जाना है वो भी पता है, तो आज ही प्रोविजन बना लूं क्या, नहीं भाई। प्रोविजन का मतलब है ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आज ही ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हुई है, पास्ट में कुछ करा उसकी वजह से आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई है। लेकिन यहां पर तो मैं फ्यूचर की ऑब्लिगेशन की बात कर रहा हूं ना, कि जो ऑब्लिगेशन फ्यूचर में आएगी अगले साल, तो उसके लिए पास्ट इवेंट तो कुछ हुआ ही नहीं ना। मैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट का मतलब क्या है, मैंने पास्ट में एम्प्लॉय से एम्प्लॉय की सर्विस ली, उससे काम कराया, जिसकी वजह से महीने की 30 तारीख को मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई, क्योंकि मैंने पिछले 30 दिन में एम्प्लॉय से काम कराया। तो पिछले 30 दिन में एम्प्लॉय से काम कराना इज द पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अब काम करा लिया एम्प्लॉय से तो अब तो सैलरी देनी पड़ेगी ना उसको। अब मैं ये तो नहीं कह सकता अरे यार एम्प्लॉय काम कर, तुझे मैं सैलरी नहीं दे रहा तो ऐसे ही चला जा, ऐसा नहीं कह सकता ना मैं। ठीक है, तो आपका पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट अगर होना चाहिए, उसकी वजह से अगर जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई है उसका प्रोविजन बनाना है। जो इवेंट ही आपका फ्यूचर में अराइज होना है उसका प्रोविजन आज से नहीं बना सकते, बैक डेट में, मतलब पहले ऑब्लिगेटिंग इवेंट अगर होगा, पास्ट इवेंट अगर होगा, फिर उसका प्रोविजन बना सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि भैया अगले साल भी तो मैं एम्प्लॉय से काम कराऊंगा, तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट फ्यूचर में अगर होना है जिसका प्रोविजन आज बना लूं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आ जाइए आप ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, इसका मतलब भी आपको बता रखा है। तो इस केस में कहता है अगर आपका पास्ट इवेंट की वजह से कोई ऑब्लिगेशन आई है तो उसका आप क्या बनाओगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे प्रोविजन, अगर प्रोविजन बनाने की कंडीशन पूरी होती है। टू द एक्सटेंट दैट एंटिटीज ऑब्लिग टू रेक्टिफाई द डैमेज ऑलरेडी कॉस्ट, इसका एग्जांपल दे रखा है जैसे आपका पेनल्टी फॉर क्लीनिंग अप द कॉस्ट लॉफुल एनवायरमेंटल डैमेज। मान लो मैंने एनवायरमेंटल का डैमेज किया था,
तो इसका मतलब एनवायरमेंटल का डैमेज करना इज द पास्ट इवेंट जिसकी वजह से प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन आई है। तो उसके इसमें आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि प्रोविजन बनाने की कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो आप प्रोविजन बना लोगे, ठीक है। और अगर ऐसा है कि भाई साहब हमारा कोई भी ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको कोई प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं करना है, बिकॉज एंटिटी कैन अवॉइड द फ्यूचर एक्सपेंडिचर बाय फ्यूचर एक्शन, ठीक है। अगर कोई भी पास्ट इवेंट ही अगर नहीं हुआ है, हमने कहा भाई साहब कोई पास्ट में ऐसा ऑब्लिगेटिंग इवेंट ही अगर नहीं हुआ अभी जिसकी वजह से हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आए, तो अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आई ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पास्ट में कोई ऐसा इवेंट ही अगर नहीं हुआ है जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आए, तो ऐसे केस में आप कोई प्रोविजन नहीं बनाओगे। जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है फिटिंग स्मोक फिल्टर इन सर्टेन टाइप ऑफ फैक्ट्री। मैंने कहा मुझे अपने फैक्ट्री में स्मोक फिल्टर्स लगाने हैं जिससे कि आपका पॉल्यूशन कम हो, ठीक है, जिससे कि आपका पॉल्यूशन वगैरह खत्म हो जाए, वो लगाने हैं। तो अभी आप मुझे बताओ कि अभी क्या मैंने लगा लिया क्या स्मोक फिल्टर, अभी लगाया नहीं है ना। तो अगर लगाया नहीं है तो उसके पैसे भी नहीं देने, जब लगाऊंगा उसके बाद ही तो आपको पैसा देना है। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे लगाना है फिल्टर, अभी लगाया नहीं है, तो क्या कोई भी पास्ट इवेंट अगर हुआ है जिसकी वजह से प्रेजेंट में आज ऑब्लिगेशन आ गई हो कि उस स्मोक फिल्टर का पैसा देना पड़ेगा वेंडर को? नहीं सर, ऐसा कोई भी इवेंट अगर नहीं हुआ। जब मैं लगा लूंगा स्मोक फिल्टर उसके बाद ही तो उस स्मोक फिल्टर की इंस्टॉलेशन के लगाने के पैसे देने पड़ेंगे मुझे अपने वेंडर को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो पास्ट इवेंट होना बड़ा जरूरी है। फिर हमने कहा भाई साहब मेजर करते हैं, तो कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। हम अमाउंट कैन बी मेजर रिलायबली जो करते हैं तो उसमें मेजर कैसे करते हैं, कहता है बेस्ट एस्टिमेट आप अपने लगाओगे, रिस्क और अनसर्टेनिटी देखोगे, प्रेजेंट वैल्यू के टेक्निक्स को भी यूज करोगे कि भाई साहब प्रेजेंट वैल्यू पे लेना है, फ्यूचर में क्या इवेंट अकर होने वाले हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, उनको कंसीडर करोगे, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ असेट वगैरह आप डिस्पोजल अगर कर रहे हो तो उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो सारी चीजें आपका करने के बाद में आप मेजर करोगे अपने अमाउंट को, ठीक है। अंदाजा लगाना है। एस्टिमेट कैन बी मेजर रिलायबली, हम कहते हैं ना कि रिलायबली मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो मेजर कैसे करेंगे उस चीज के लिए आपको तरीके बता रहा है, ठीक है जी। अब देखो बेस्ट एस्टिमेट टू मेजर द प्रोविजन अमाउंट, अमाउंट को कैसे मेजर करना है उस चीज के लिए आपको बता रहा है। कहता है प्रोविजन शुड बी बेस्ट एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, जितना आपको फ्यूचर में इनकर करना है उसका बेस्ट एस्टिमेट। भाई आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं कहता हूं कि अमाउंट कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो क्या हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं? हमने कहा हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो अब देखो रिलायबली मेजर जो हम करेंगे तो हम क्या ट्राई करेंगे, किसी भी चीज का मुझे कंफर्म नहीं पता तो मैं नियरेस्ट टू कंफर्म पहुंचने की कोशिश करता हूं, वही तो आपका बेस्ट अमाउंट होगा, ठीक है, बेस्ट एस्टिमेट होगा, ठीक है, कि भैया जितना कंफर्म मतलब एक्यूरेट मतलब नियर टू परफेक्ट पहुंचना है अपने को, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे कि प्रोविजन शुड बी बेस्ट एस्टिमेट फॉर द एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर आपको फ्यूचर में होना है उसका बेस्ट एस्टिमेट में लगा के चलो। ऐसा ना हो कि आपका फ्यूचर में एक्सपेंडिचर आपने एस्टिमेट कर लिया कि भाई साहब 2 साल के बाद ना इस चीज की लायबिलिटी हमारी 1 लाख रुपए में सेटल हो जाएगी, और पता लगा 2 साल के बाद 1 लाख रुपए की जगह 100 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं आपको। तो आप कहोगे भैया ये आपका बेस्ट एस्टिमेट था, 100 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आ गई और आपने बेस्ट एस्टिमेट लगाया था 2 साल पहले 1 लाख रुपए जाएगा, इतना ज्यादा गैप। तो आप क्या ट्राई करोगे, बेस्ट एस्टिमेट कैसे लगाओगे कि भाई साहब जितना एक्चुअल आना है उसके नियर तो पहुंचो कम से कम। और नियर टू पहुंचने में आपको बड़ी सारी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, मैनेजमेंट का जजमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा कि पास्ट में हमारे साथ ऐसा हुआ था तो पास्ट में कितनी कॉस्ट गई थी, अब सिचुएशन दोबारा से ऐसी अराइज हो गई है तो अब भी मोरलेस इतनी जाएंगी। मैनेजमेंट का क्या जजमेंट है, आपको क्या लगता है, अच्छा हाँ यार मैनेजमेंट को लगता है इतना पैसा जाएगा, उसका जजमेंट लगेगा, ठीक है। इफ प्रोविजन इन्वॉल्व लार्ज पॉपुलेशन कस्टमर रिफंड वगैरह, ठीक है, वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। वेट लेना पड़ेगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने के लिए जो आप इंडे 615 में भी निकालते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस रेंज वगैरह देखनी पड़ेगी, अच्छा इतने से इतने तक आ सकता है, इतने से इतने तक आ सकता है, ठीक है। व्हेन ईच पॉइंट इज रेंज लाइकली एज एनी अदर, ठीक है। तो देखो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से मिले हुए हैं कि भाई साहब अगर आपका रेंज में आपका है कि भैया इतने से इतने तक की लाइबिलिटी भी आ सकती है, इतने से इतने तक की ऑब्लिगेशन भी आ सकती है, तो कहता है ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट ऑफ द रेंज इज यूज। तो ये सारी चीजें ना क्वेश्चन में बताता है कि भाई साहब कैसे आपको एस्टिमेट करना है, वो सब चीजें दी हुई होती है, ठीक है। आपका अगर कोई सिंगल ऑब्लिगेशन है तो उसको किस तरीके से आप करोगे वो भी आपको बताता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, अगर सिंगल है तो इंडिविजुअल मोस्ट लाइकली आउटकम मे बी द बेस्ट एस्टिमेट। हमने कहा भाई साहब हमारी इस लाइबिलिटी को चुकता करने के लिए या तो 1 लाख रुपए जाएंगे या 90,000 रुपए जाएंगे या फिर 70,000 रुपए जाएंगे, 3 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 70,000 जाएंगे, 90,000 जाएंगे, 1 लाख जाएंगे। और मैंने कहा 90,000 जाएंगे इस बात की पॉसिबिलिटी 95% है,
ठीक है, तो इसका मतलब 90,000 आप क्या करोगे, बेस्ट एस्टिमेट मान लोगे कि भाई साहब इतने ही जाएंगे, इस बात के चांसेस आपके कितने परसेंट है, 95% है, तो उसको ही आप बेस्ट एस्टिमेट अपना मान लो। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने सारा बेस्ट एस्टिमेट लगाओगे। इसके बाद में देखो प्रेजेंट वैल्यू मेजरमेंट भी आपको करना है, वेदर द इफेक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, अगर मान लो 1 साल से बाद में आपका पेमेंट जानी है तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करोगे। कंसिडर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में सेटल करने में। ठीक है, डिस्काउंट रेट आपको जो भी यूज करना है वो हमेशा प्री टैक्स डिस्काउंट रेट यूज करना होगा। प्री टैक्स डिस्काउंट रेट हमेशा यूज करना होगा प्रोविजन की कैलकुलेशन में। ठीक है जी, इसके बाद में आप आ जाओ अगला पॉइंट, आ जाइए आप अपना रीइंबर्समेंट पे। देखो रीइंबर्समेंट का मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो मैं हूं रिटेलर और आप है मैन्युफैक्चरर और ये बंदा है एंड कस्टमर। ठीक है, मैं रिटेलर एंड कस्टमर को गुड्स बेचता हूं और आपसे मैं परचेज करता हूं। ठीक है, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई अगर इस गुड्स से, मान लो गुड्स कोई ऐसी सेंसिटिव गुड्स ले लो जो मान लो मेडिसिन है। ठीक है, अगर कस्टमर को कोई भी नुकसान होता है तो कस्टमर मेरे ऊपर केस मारेगा, मेरे ऊपर केस मारेगा तो मेरी ऑब्लिगेशन आएगी, और उतना अमाउंट जितनी मेरी ऑब्लिगेशन आएगी वो मैं आपसे रिम्बर्स ले सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो आप हैं, गुड्स तो आपने बनाया है, मेडिसिन आपकी गलती की वजह से मरीज को नुकसान हुआ। ठीक है, तो ऐसे केस में मान लो अगर हमारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि रिम्बर्समेंट मिलना वर्चुअली सर्टेन है कि जितना ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आएगी उतना अमाउंट मैं आपसे रिम्बर्स करा सकता हूं, दैट विल बी, और वो आपका क्या है, वर्चुअली सर्टेन है कि इधर देना पड़ेगा, इधर से मैं आपसे ले लूंगा, इधर दे दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे केस में इंडेस बोलता है कि साहब आप क्या करो, उसको वर्चुअली सर्टेन अगर रिम्बर्समेंट है जो आपको मिलनी है, अगर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आई आगे चल के तो पीछे से आपको भी मिल जाएगी अपने मैन्युफैक्चरर से, तो ऐसे केस में आप उस रिम्बर्समेंट अमाउंट को अलग से कॉन्टिजेंट एसेट बनाकर चलोगे। ठीक है, असेट बनाकर चलोगे, और इस प्रोविजन के अमाउंट को मान लो 1 लाख रुपए मुझे देने पड़ सकते हैं अपने कस्टमर को और 90,000 रुपए मुझे आपसे मिल जाएंगे, तो मैं प्रोविजन कितने रुपए का बनाऊंगा, सिर्फ 10,000 रुपए का प्रोविजन बनाऊंगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, आपका जो रिम्बर्समेंट का अमाउंट है वो आपके प्रोविजन के अमाउंट से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। मान लो अगर मुझे लाइबिलिटी देनी पड़ सकती है 1 लाख रुपए, लेकिन मुझे रिम्बर्समेंट मिल सकती है 1.5 लाख रुपए तक की, तो मैं रिम्बर्समेंट सिर्फ 1 लाख रुपए की रिकॉग्नाइज करूंगा जितने अमाउंट की मैं लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता रिम्बर्समेंट असेट तो 1.5 लाख की रिकॉग्नाइज कर ली, प्रोविजन लाइबिलिटी मैंने 1 लाख रुपए की रिकॉग्नाइज कर रखी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रिम्बर्समेंट का अमाउंट आपका या तो प्रोविजन के अमाउंट के बराबर होगा या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है कि प्रोविजन के अमाउंट से ज्यादा मैं ले सकता हूं लेकिन प्रोविजन का अमाउंट 1 लाख बना रहा हूं, तो फिर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा की आप असेट नहीं बनाओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो रिम्बर्समेंट मिलना आपको वर्चुअली सर्टेन नहीं है, रिम्बर्समेंट मिलना आपको वर्चुअली सर्टेन नहीं है, मतलब मुझे तो पैसा देना पड़ेगा आगे कस्टमर को, उसके लिए तो मैंने 1 लाख रुपए का प्रोविजन बना लिया, लेकिन पीछे से मुझे पैसा मिलेगा वो वर्चुअली सर्टेन नहीं है। भाई मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि भाई आपको ना इस दवाई को एक सर्टेन टेम्परेचर में रखना था, आपने रिटेलर उस सर्टेन टेम्परेचर में नहीं रखा, इसलिए दवाई जो है खराब हो गई, खराब दवाई आपने बेची है, इस वजह से मरीज को नुकसान हुआ है। मैंने तो दवाई सही बनाकर बेची थी, आपने जो उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसके नॉर्म्स थे उनको फॉलो नहीं करा, अपने पास में दवाई को कैप्ट करने के जो नॉर्म्स थे वो आपने फॉलो नहीं करे, इसलिए दवाई खराब हो गई, खराब दवाई आपने बेची, मैंने तो आपको सही दवाई बेची थी, तो इसलिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मान लो ऐसा है, तो अब यहां पर झगड़ा आ गया ना, एक तरह से झगड़ा आ गया, मतलब वर्चुअली सर्टेन नहीं है। भाई अब मैं ये कह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरर तुम्हारी दवाई मैंने आगे बेची, दवाई बनाई तो तुमने है ना, मैं तो सिर्फ इधर से तुमसे खरीद के कस्टमर को बेच रहा हूं, लेकिन कस्टमर तो मुझे जानता है, कस्टमर मेरे ऊपर केस करेगा कि भैया रिटेलर तुमने गलत दवाई बेच दी मुझे, तो अब तुम मुझे पैसा दो, लेकिन वो पैसा वर्चुअली सर्टेन नहीं है। अगर वर्चुअली सर्टेन नहीं है तो आप उसकी रिकॉग्नाइज असेट करके नहीं चलोगे, आप उसको असेट के तौर पे बैलेंस शीट में रिइंबर्समेंट में नहीं दिखाओगे। ऐसे केस में फिर क्या करेंगे, फिर हम सिर्फ और सिर्फ उसको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देंगे, मतलब रिइंबर्समेंट असेट का रिकॉग्निशन अमाउंट 0, बैलेंस शीट में प्रोविजन जो है आपका टोटल अमाउंट से आ जाएगा, और जो आपका प्रोविजन का खर्चा है वो भी आप कितने अमाउंट से दिखा दोगे, टोटल अमाउंट से दिखा दोगे। अगर वर्चुअली सर्टेन है तो क्या करोगे आप, जो प्रोविजन का अमाउंट है उसको रिइंबर्समेंट की इनकम के साथ में ऑफसेट करके नेट अमाउंट का प्रोविजन दिखाओगे पीएल में। ठीक है, लेकिन अगर वर्चुअली सर्टेन नहीं है तो प्रोविजन प्रोविजन तो आपको जो बनाना है वो बनाना ही बनाना है, रिइंबर्समेंट पे क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोविजन तो आप बनाओगे बनाओगे अगर प्रोविजन की कंडीशन पूरी हो रही है, अगर प्रोविजन के अगेंस्ट आपको पीछे से कोई रिइंबर्समेंट मिल जाएगा उस प्रोविजन का, वो वर्चुअली सर्टेन है तो रिकॉग्नाइज कर लो, अमाउंट को नेट कर दो प्रोविजन को पीएल में। अदरवाइज अगर वर्चुअली सर्टेन नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, उस रिइंबर्समेंट के अमाउंट को सिर्फ डिस्क्लोजर दे दोगे नोट्स टू अकाउंट्स में, दैट्स इट, इतना करना है आपको। इसके बाद में मैंने ये पॉइंट भी आपको बता दिया
कि भाई साहब आपको फ्यूचर ऑब्लिगेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाना है। प्रोविजन शेल नॉट बी रिकॉग्नाइज फॉर फ्यूचर ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि ये आपके फ्यूचर ऑब्लिगेशन आपके लाइबिलिटी की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते। जब ऑब्लिगेशन ही फ्यूचर में आनी है तो हम लाइबिलिटी बनाते ही उसके हैं कि जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट है, पास्ट इवेंट की वजह से जो आज ऑब्लिगेशन आई है उसका लाइबिलिटी या प्रोविजन बनाना होता है। जो ऑब्लिगेशन ही फ्यूचर में आनी है तो उसका आज कैसे बना लें। ठीक है, उसके बाद में ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर अनअवॉइडेबल कॉस्ट आपकी अनअवॉइडेबल कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है, इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी आपको रिसीव होंगे उससे ज्यादा। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आप आए और कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद में आपको पता लगा कि भाई साहब इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लॉस ही होने वाला है, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी जितनी कॉस्ट आएगी ना, कॉस्ट ज्यादा आनी है और इस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू मुझे कम मिलना है। तो मुझे पहले से ही पता है कि भाई साहब यहाँ पर ये एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है जो मेरा लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें मुझे लॉस ही होना है। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? अनऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कहीं ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई होती है। मान लो मेरी कॉस्ट लगनी है कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख रुपए की और उस कॉन्ट्रैक्ट से मेरा बेनिफिट मतलब कमाऊंगा मैं सिर्फ 8 लाख रुपए। तो आप मुझे बताओ इसमें तो मुझे लॉस ही होना है ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? आपका इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में कहता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड मेजर्ड एज अ प्रोविजन। तो जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा फुलफिल करना ही करना है, तो उसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा प्रोविजन के तौर पे। उसके बाद में देखो इंपॉर्टेंट बात कहता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपके ऑनरस नहीं है, वो आपके इंडेस 37 के स्कोप से बाहर है। मतलब इंडेस 37 ये कहता है कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मुझे भी कुछ करना है, आपको भी कुछ करना है। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी स्टेज में है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी खर्चों का प्रोविजन नहीं बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई भी अभी पास्ट ऑब्लिगेशन अकर नहीं हुआ है जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आए, क्योंकि अभी दोनों को कुछ कुछ करना है, अभी हुआ कुछ नहीं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का इंडेस 37 कहता है कि कोई भी प्रोविजन नहीं बनाना है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसमें आपको भी कुछ करना है और मुझे भी कुछ करना है, तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन ये एग्जीक्यूटरी होने के साथ साथ ऑनरस भी है। मान लो कि मुझे आपको सर्विस देनी है, मुझे आपको मान लो गुड्स प्रोवाइड करनी है, आपको मुझे पैसे देने हैं, लेकिन मुझे जो गुड्स प्रोवाइड करनी है वो 100 रुपए की है और पैसा आपसे मिलेगा सिर्फ 70 रुपए। तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो है क्योंकि दोनों के पार्ट पे कुछ कुछ ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, लेकिन ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो कहता है ऑनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका प्रोविजन बनेगा। ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट उसका प्रोविजन बनेगा। लेकिन अगर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑनरस नहीं है तो कोई भी प्रोविजन आपको नहीं बनाना है। इसके बारे में मैंने रेगुलर लेक्चर में डिटेल में बात करी थी, यहां पर इतना ही आपके लिए काफी है। अच्छा, अमाउंट ऑफ किस अमाउंट का बनेगा? कहता है अमाउंट लोअर ऑफ अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और पेनल्टी कॉम्पेंसेशन जो भी आपको मीट करनी पड़ सकती है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, इनमें से जो भी लोअर होगा उतने अमाउंट का प्रोविजन बनाएंगे। मुझे आप बताओ, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में आया जिसमें मेरी जेब से 10 लाख रुपए का खर्चा होना है और मुझे 8 लाख रुपए उसमें रेवेन्यू मिलेगा। अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है मुझे। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करता हूं, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाना चाहता हूं, तो मुझे 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी सामने वाले बंदे को। मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। तो आप मुझे बताओ मैं क्या करूंगा? मैं फिर सर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने में लॉस कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में 2 लाख रुपए का लॉस होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा तो 1.5 लाख रुपए का लॉस होगा। तो मैं प्रोविजन कितने अमाउंट का बनाऊंगा? विच एवर इज लोअर, 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन बना लूंगा। यहां तक बात समझ में आती है आपको? चलिए जी, इसके बाद आ जाइए आप अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है देखो आपका रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग इज अ प्लान ऑफ मैनेजमेंट टू चेंज द स्कोप ऑफ द बिजनेस और मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। कि आप बिजनेस करने के तरीके को चेंज कर रहे हैं, कोई हम अपने सेल कर रहे हैं या टर्मिनेशन कर रहे हैं लाइन ऑफ बिजनेस को, कोई बिजनेस मैंने बेच दिया, ठीक है, या कोई बिजनेस मैंने बंद कर दिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन, रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कोई ब्रांच चल रही है मेरी, उस ब्रांच को मैंने रीलोकेट कर दिया, यहां से ब्रांच हमारी बंद हो गई, दूसरी जगह खुल गई, या फिर उस ब्रांच को मैंने टर्मिनेट ही कर दिया, बंद कर दिया। कोई मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में मैंने चेंज करा, कोई बड़ा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में मैंने चेंज किया कि जो मेरे एम्प्लॉइज थे वो हायरार्की होती है, कोई एक हायरार्की खत्म कर दी। ठीक है, बड़े बड़े एम्प्लॉइज को मैंने निकाल दिया, तो ये भी आपका रीस्ट्रक्चरिंग में आता है। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है रीस्ट्रक्चरिंग के। तो ये सब रीस्ट्रक्चरिंग जब हम करते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट आनी होती है, तो उस कॉस्ट का हमें प्रोविजन बनाना होता है। तो उस कॉस्ट का प्रोविजन कब बनाएंगे, उस चीज की यहां पर बात हो रही है। कहता है रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का प्रोविजन आप कब बनाओगे? कहता है प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज कब? ओनली व्हेन जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जब आपका मैट हो जाए तब। जब जनरल रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया आपका प्रोविजन का मैट हो जाए तभी आपको रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की भी प्रोविजन बनानी है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं अपना कोई लाइन आइटम ऑफ बिजनेस को बंद कर रहा हूं,
मैंने कहा जी मैं अपना ये वाला ना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, ये ए बिजनेस मेरा बंद हो रहा है, बी बिजनेस मेरा चलता रहेगा। अब ए बिजनेस में मैंने बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे होंगे, ए बिजनेस में बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रखे होंगे, उन कॉन्ट्रैक्ट को भी कैंसिल करना पड़ेगा। मान लो उन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का मुझे पेनल्टी फाइन वगैरह कुछ देना पड़ रहा है, तो क्या उसका मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए? हाँ सर बिल्कुल बनाना चाहिए। अब यहां पर बात आती है कि प्रोविजन बनाना चाहिए, तो ठीक है बनाना चाहिए, कब बनेगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं ये कहूंगा कि मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गई उस बंदे को मुझे पैसा देने की। मैंने मान के चलो मैंने आपसे कहा कि भैया ये मैं ये बिजनेस बंद कर दूंगा, मैंने बस बोल दिया ऐसी बंद कमरे में बैठ के, मैंने मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हम ना ये बिजनेस बंद कर देंगे। कब डिसाइड किया? मान लो आज क्या है, आज है 24 दिसंबर 2025। 24 दिसंबर 2025 को मैनेजमेंट ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बैठकर डिसाइड किया कि हम ये बिजनेस बंद कर देंगे, और उन्होंने कहा ये बिजनेस बंद कर देंगे, और इस बिजनेस में हमने बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पड़ेंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एज पर कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी का क्लॉज होगा, कैंसिलेशन का क्लॉज। उस कैंसिलेशन क्लॉज में कुछ ना कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी हमें अपने वेंडर को या कस्टमर्स को। तो आप मुझे बताओ, जब मैनेजमेंट ने बंद कमरे में बैठकर डिसाइड कर लिया, क्या उसी दिन उन पेनल्टीज का प्रोविजन बना लूं मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में या नहीं? बात ये आती है, प्रोविजन कैसे बनेगा? प्रोविजन बनेगा तो वही प्रोविजन की कंडीशन पूरी होने पर। प्रोविजन की कंडीशन को क्या होती है आपकी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज आपका प्रोबेबल है, और अमाउंट भी आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो आप कहते हो प्रोविजन बना लो। लेकिन ये प्रोविजन किस दिन बनेगा? हमने कहा जब आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, ठीक है, पास्ट में जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट अगर होगा तो प्रोविजन बनाना है। तो अब यहां पर बात आती है कि भाई साहब ऑब्लिगेशन कब अराइज होगी, क्योंकि ऑब्लिगेशन अराइज होगी तो ही तो प्रोविजन बनाना है, अगर ऑब्लिगेशन ही अराइज नहीं हुई तो प्रोविजन नहीं बनाना। तो हमने कहा ऑब्लिगेशन कब अराइज मानी जाएगी? कहता है ऑब्लिगेशन जब अराइज मानी जाएगी, रीस्ट्रक्चरिंग, ऑब्लिगेशन टू रीस्ट्रक्चर अराइज ओनली इफ एंटिटी हैज डिटेल्ड फॉर्मल प्लान टू रीस्ट्रक्चरिंग। आपके पास में ऐसा नहीं कि बस आपने ऐसी रैंडमली कह दिया हाँ इस बिजनेस को बंद कर देंगे, सिर्फ कहने से नहीं, आपके पास में डिटेल्ड फॉर्मल प्लान होना चाहिए कि इस बिजनेस को कैसे बंद करेंगे। आपने उस पर होमवर्क कर लिया हो कि हाँ ऐसे ऐसे एसेट बिकेंगी, ऐसे ऐसे लायबिलिटी सेटल होंगी, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होंगे, इससे इस तरीके से हम चीजों को करेंगे, ठीक है, डिटेल फॉर्मल प्लान आपने बना लिया हो, ठीक है, और आपने रेज कर दिया एक वैलिड एक्सपेक्टेशन, उन लोगों के दिमाग में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन जो आपके उस रीस्ट्रक्चरिंग से इफेक्ट हो रहे हैं। मान लो मेरा वेंडर था, वो उस रीस्ट्रक्चरिंग से इफेक्ट होगा ना, जो उस बिजनेस में मेरा वेंडर था उस वेंडर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। तो जो जो लोग उस आपके रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान से इफेक्ट हो रहे हैं उन सबके दिमाग में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन आपने क्रिएट कर दी हो। कैसे क्रिएट कर दी हो? रीस्ट्रक्चरिंग बाय इंप्लीमेंटिंग और अनाउंसिंग द मेन फीचर ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग। अनाउंस करके भाई साहब हम ये बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, हम ये बिजनेस बंद करने जा रहे हैं, आपने पूरा अनाउंसमेंट करके प्रॉपर्ली, ठीक है, कि भाई हमारे पास में एक फॉर्मल डिटेल प्लान है कि हम ये बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं, और ऐसा करके आपने अनाउंसमेंट करके जो भी लोग आपके उस रीस्ट्रक्चरिंग के डिसीजन से इफेक्ट होने वाले हैं उन सबके दिमाग में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी है, उनके दिमाग में बैठ गया कि भाई साहब ये बिजनेस बंद होकर रहेगा और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ में कैंसिल होकर रहेंगे, ठीक है, तो माना जाएगा कि आपकी ऑब्लिगेशन अराइज हुई है, ठीक है। तो यहां पर रीस्ट्रक्चरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें समझने वाली बात क्या है? उसमें समझने वाली बात यह है कि आपका ऑब्लिगेशन कब अराइज मानी जाएगी, कि आपको उस रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट इनकर करनी है, उसकी ऑब्लिगेशन कब अराइज होगी। भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए ना कोई भी प्रोविजन बनाने के लिए, तो वो ऑब्लिगेशन कब अराइज मानी जाएगी? इन दोनों कंडीशन के पूरे होने पर अराइज मानी जाएगी कि आपने डिटेल फॉर्मल प्लान बना लिया और आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन उस डिटेल फॉर्मल प्लान को अनाउंसमेंट करके लोगों के दिमाग में वैलिड एक्सपेक्टेशन भी क्रिएट कर दी कि भाई साहब ये प्लान है बंद करने वाले बिजनेस। तो आप मानोगे कि आपकी अब ऑब्लिगेशन राइज हो गई। मान लो आपने कोई डिटेल फॉर्मल प्लान नहीं बनाया और आपने जो है वो बस बंद कमरे में बैठ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया अरे यार इस बिजनेस को बंद कर देंगे, तो क्या उस पॉइंट पर ऑब्लिगेशन राइज हो गई? नहीं हुई। इंडेस बस इतना कहना चाहता है कि जब उस फॉर्मल प्लान आप बना लोगे डिटेल में और वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दोगे लोगों को बताकर अनाउंसमेंट कर कर, उस पॉइंट पर आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइज होगी, ठीक है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है जी। तो ये था आपका रीस्ट्रक्चरिंग का पॉइंट। इसके बाद में डिस्क्लोजर्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट यहां पर नहीं है, मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूं वारंटी का। तो आप इस वारंटी के पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं नीचे बना दूं, चलो मैं नीचे बना देता हूं। वारंटी के केस में भाई मुझे आप सबसे पहले बताओ प्रोविजन का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? सर प्रोविजन का आपने मतलब बताया था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन arising from past event plus outflow probable plus
अमाउंट, रिलायबल, ये 3 कंडीशन बताई थी। अब एग्जांपल सुनना, उसके बाद में मेरी बात का जवाब देना। मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको ये मोबाइल फोन बेचा, मैंने आपको ये मोबाइल फोन बेचा और आपसे कहा कि भाई साहब इस मोबाइल फोन की 1 साल की वारंटी है, खराब हो जाए तो फटाफट से रात को 12 बजे लेके आ जाना, मैं आपको ठीक करके दूंगा। मुझे आप बताओ, ये मोबाइल फोन मैंने आज आपको बेचा और मुझे ऐसा लगता है कि इसके खराब होने के चांसेस 60% है, ठीक है। इसका मतलब इसके खराब होने के चांसेस 60% है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। खराब होगा तो बंदा मेरे पास में आएगा ठीक कराने, खराब होगा तो पैसा भी जाएगा ठीक करने में, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मेरा होगा, ठीक है। अमाउंट भी मैंने कहा कि मैं रिलायबली मेजर कर सकता हूं। लेकिन आप मुझे बताओ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट कब माना जाएगा? सर, जब मोबाइल खराब होगा तभी सामने वाला बंदा ठीक कराने आएगा। बात पकड़ में आ रही है? जब मोबाइल खराब होगा, जिस पॉइंट पर मोबाइल खराब हुआ, उसी पॉइंट पर मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगी अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। और यहां पर पास्ट इवेंट क्या होगा? यहां पर पास्ट इवेंट आप कहोगे कि सर जब हमने सेल किया था वो आपका पास्ट इवेंट होगा। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब अराइज होगी? जब मोबाइल डैमेज होगा। मतलब अगर मान लो मैंने 1 अप्रैल 2025 को मोबाइल बेचा है, तो आप ये कहना चाहते हो कि सर जब मोबाइल खराब होगा तभी तो सामने वाला बंदा ठीक कराने आएगा, और जब ठीक कराने आएगा तभी तो मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगी ठीक करने की। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब मोबाइल खराब होगा तभी मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगी? हाँ सर, हम यही कहना चाहते हैं। जब मोबाइल खराब होगा तभी मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगी, क्योंकि अगर मोबाइल खराब नहीं हुआ तो ठीक कराने नहीं आएगा, ठीक कराने नहीं आया तो मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो कोई पैसा ही नहीं जाना, कोई पैसा नहीं जाना तो कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है तो कोई प्रोविजन नहीं बनाना। अब इसी को उल्टा लेके चलो कि अगर कोई अमाउंट देना पड़ सकता है तो उसका प्रोविजन बनाना है। वो अमाउंट कब देना पड़ सकता है? जब मोबाइल खराब होगा। मोबाइल खराब होगा तो ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आएगी। तो आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैंने 1 साल की वारंटी दी है, 1 अप्रैल 2025 से लेकर मैंने कहा 31 मार्च 2026 तक, अगर मोबाइल इस 1 साल में खराब हो गया तो लेकर आ जाना। और आप ये कहते हो अगर उसका मोबाइल 31 अक्टूबर 2025 को खराब हुआ तो 31 अक्टूबर 2025 को प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइज हुई और 31 अक्टूबर 2025 को इस मोबाइल को ठीक करने के अमाउंट का प्रोविजन बनाना चाहिए। आप ये कहना चाहते हो, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि इंडेस यहां पर कुछ और कहता है। इंडेस ये कहता है आपने एक मोबाइल थोड़ी बेचा होगा, हजारों लाखों मोबाइल आप बेचते होगे। कौन सा मोबाइल आपने 1 अप्रैल को बेचा? 1 अप्रैल को मान लो आपने 10,000 मोबाइल फोन बेचे। अब कौन से कस्टमर का कौन सा मोबाइल कब खराब होगा? किसी का एक ही दिन में खराब हो गया, किसी का 2 महीने बाद खराब होगा। आपको नहीं पता किसका मोबाइल कब कब खराब होगा। तो आप कैसे ये पता लगा सकते हो कि मोबाइल कब खराब हुआ और उस दिन प्रोविजन बनाओ? पता लगा ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो इंडेस यहां पर कहता है कि आइडियली तो अगर एज पर डेफिनेशन देखते हो तो आइडियली तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जब राइज हुई जब आपका मोबाइल खराब हुआ। जब आपका मोबाइल खराब हुआ तभी आपकी ऑब्लिगेशन राइज हुई उसको ठीक करने की, और तभी आपकी जेब से पैसा भी जाएगा ठीक करने में जिसका आप प्रोविजन बनाने की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इंडेस यहां पे कहता है कि वारंटी के केस में ना, जिस दिन आपने सेल करी है, जिस दिन आपने उस मोबाइल फोन को सोल्ड किया है, उसी दिन आपका ऑब्लिगेटिंग इवेंट मान लिया जाएगा। मतलब सेल करना ही इटसेल्फ इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट इन केस ऑफ वारंटी। कि आपने आज मोबाइल फोन विद वारंटी सेल किया है तो इसका मतलब आपका ऑब्लिगेटिंग इवेंट आज ही अकर हो गया, ठीक है। वो कहते हैं ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। तो अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, तो पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या माना जाएगा इस केस में? कहता है मोबाइल को जिस दिन आपने सेल किया है ना, तो मोबाइल का सेल करना ही एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से आपकी पीओ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हो गई। मतलब वारंटी के केस में प्रोविजन आप किस दिन बना लोगे? जिस दिन आपने मोबाइल फोन बेचा है, ना कि उस दिन जिस दिन मोबाइल फोन आपका बेचा हुआ मोबाइल फोन जिस दिन खराब होगा, उस दिन से मतलब नहीं है। जिस दिन आपने बेचा उसी दिन आपकी एक तरह से प्रोविजन बनाने की लायबिलिटी अराइज हो गई, उसी दिन आप प्रोविजन बना लोगे। बस इस वारंटी के केस में ये स्पेसिफिक पॉइंट इंडेस बोलता है। आपको बात समझ में आती है? ठीक है जी। तो ये था आपका इंडेस 37 जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। यहां पर हमने कुछ प्रोविजंस पर डिटेल में डिस्कस किया है, कुछ प्रोविजंस पर हमने शॉर्ट में ले लिया, जो चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाते टाइम पे डिटेल में बता दी थी, ठीक है। यहां से हमने रीड कर ली, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट था आपका वारंटी का, वो मैंने अलग से आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इससे अगली वीडियो आपको और भी ज्यादा अच्छे से पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।